बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। इस समय हमारा संसद सत्र चल रहा है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का संसद सत्र चल रहा है और मोदी जी कुछ ज़्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं इसमें, और उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिर उनकी पुनर्स्थापना हो पाएगी नहीं हो पाएगी। जो उन्होंने खुद नियम कानून बना रखे थे कि 75 साल के बाद कोई व्यक्ति अपना सब नई राजनेता मार्गदर्शक मंडल चले जाएंगे, और उसके बाद उनके साथ साथ जो अमित शाह के लिए स्थिति परिस्थिति बन रही है कि वो कहीं से भी उनके उत्तराधिकारी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये घमासान मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और पूरे देश में भी, भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी। अभी कल यहाँ पर वक्फ बिल पेश होने वाला है। वक्फ बिल पिछले साल भी पेश हुआ था, उसको जेपीसी को भेज दिया गया था और जेपीसी में जाने का मतलब ये माना जा रहा था कि उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। लेकिन अपना जेपीसी में सारे सदस्यों के और प्रस्तावों को ये धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने ही कुछ प्रस्तावों के साथ उसको वहां से जबरदस्ती पास करा करके और उसको भेज दी। और ये बात हो रही है कि कल मतलब 2 तारीख को उसको सदन में पेश किया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही तमाम तरीके की अटकलें लग रही हैं। ये नीतीश कुमार आज संभवतः अपना समर्थन उन्होंने खुद कह दिया कि हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। नायडू भी कर रहे हैं, जयंत चौधरी भी कर रहे हैं, तो तमाम अंदर से उनके सहयोगी दल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी कुछ आवाजें उठ रही हैं। लेकिन मोदी की दिक्कत यह है कि वो आरएसएस को उन्हें किसी भी हालत में खुश करना है, और फल परिणाम यही हुआ है कि आरएसएस से भी जो इनके प्रति विरोध के स्वर निकल के आ रहे हैं सामने, उसको शायद इन्होंने उसको मेकओवर करने के लिए कल अपने कार्यकाल में पहली बार वहां कल संघ कार्यालय गए। संघ कार्यालय में आज तक कोई प्रधानमंत्री जाता नहीं था। ठीक है, उनसे वो उनकी मातृ संस्था है, वो उनके वैचारिक गुरु है, वहां से धाराएं लेते रहते हैं, लेकिन वहां कोई जाने का काम नहीं किया था। लेकिन कल मोदी जी ने वो धारा भी तोड़ दी और वहां पर संघ में गए और वहां नतमस्तक हुए। अब वहां क्या बातें हुई, कैसे बातें हुई, लेकिन वहां से इन्हें कोई बहुत एश्योर बनकर के वहां नहीं आए और उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई पड़ रहा होगा। जितना तनाव अमेरिका में नहीं था ट्रंप से मिलने के बाद भी, उससे ज्यादा तनाव उनके चेहरे पर आज नजर आ रहा है वो संघ कार्यालय से वापस लौटने पर। आज हम इसी पर हम उसको अपना चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या कारण थे कि मोदी जी को संघ के शरण में जाना पड़ा। इसका आगे आने वाले दिनों में अपने पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसका क्या असर पड़ेगा। ये तो सर्वविदित है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मातृ संस्था है। ये 80 देशों में काम करती है। इसकी छोटी मोटी 50 ये प्रमुख शाखाएं हैं और करीब 200 शाखाएं इसकी ये क्षेत्रीय महत्व की शाखाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक इकाई है, राजनीतिक संगठन है। उसके बावजूद वहां इनको जाकर के घुटना टेकने की और उसको बात करने की क्या आवश्यकता पड़ गई और इसका क्या असर पड़ेगा, हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ आइए हम अपने नहीं है वरिष्ठ पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ वरिष्ठ इतिहासकार, लेखक प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं। आपका स्वागत है राम पुनियानी जी। हमारे साथ बहुजन संघर्ष पत्रिका के संपादक और ये नागपुर से नागेश चौधरी जी हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं जस्टिस न्यूज के संपादक अरुण खोटे जी। आपका भी स्वागत है खोटे जी। हमारे साथ ज्ञानेश बाकुड़कर जी हैं। आप भी आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, अपने नागपुर से आते हैं, लोक जागर अभियान के आप संस्थापक हैं। आपका स्वागत है। तो हम चलेंगे शुरुआती दौर में प्रोफेसर राम पुनियानी जी के पास। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, आरएसएस उनकी मातृ संस्था है, ये तो स्पष्ट है। तो वहां आखिर इतने दिनों तक जो आदमी वहां नहीं गया, उसको कल एकाएक वहां जाकर के घुटने टेकने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप इसका क्या आपकी टिप्पणी? देखिए, ये जो मोदी जी कल नागपुर गए उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर करीब 4 घंटे बिताए। वहाँ हेडगेवार स्मृति, बाद में गोलवलकर स्मृति, फिर गोलवलकर जी के नाम पर जो आई हॉस्पिटल खोला जा रहा है वहाँ गए, और आखिर में फिर वो एक सिंबॉलिक तौर पे अंबेडकर की दीक्षा भूमि पर भी गए। अब इसका अगर हम सिलसिला देखना चाहें तो वैसे तो नरेंद्र मोदी ये पूरा आरएसएस की उपज है। आरएसएस में ये पले बढ़े,
और उसी विचारधारा में ये पूरे डूबे हुए हैं। जो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा आरएसएस रखता है, उसी में ट्रेन होकर ये प्रचारक बने थे। और मैं आपको याद दिला दूं कि गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के पहले वो आरएसएस की तरफ से एक ऑर्गेनाइजर थे, संगठन मंत्री थे, जो आरएसएस हर राज्य में डिप्यूट करता है बीजेपी पर एक नियंत्रण रखने के लिए। और मोदी जी ने ये बात बार बार कही है कि वो उनका जो एजेंडा है वही एजेंडा है जो हिंदू राष्ट्र का आरएसएस का एजेंडा है, उसी में ये उनके खून में बहता है। अब समस्या कहाँ चालू हुई? समस्या चालू हुई अपने दूसरे टर्म में मोदी जी का जो काम करने का तरीका था, उसमें थोड़ा थोड़ा अहंकार दिखने लग गया। अब ये थोड़ा था या ज्यादा था, किस मात्रा में था, ये एक सोचने की बात है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बाद में कहना शुरू किया कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी मैं तो डायरेक्टली ऊपर से भेजा गया हूँ भगवान के द्वारा एक महान कार्य करने के लिए। इसमें बहुत उनका एक जो ईगो बहुत प्रतिबिंबित हो रहा था। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए मोहन भागवत ने खुद कहा, कई लोग खुद को पहले देवता समझते हैं, फिर खुद को भगवान मानने लगते हैं। और ऐसे ही आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने भी बात कही थी कि भाई कि किसी व्यक्ति के लिए इतना अहंकार ठीक नहीं होता। तो ये बात स्पष्ट है कि एक तरफ से आरएसएस का ये, क्योंकि बीजेपी है तो आरएसएस का पुत्र, पर फिर भी उसमें एक ऑटोनॉमी है, जिसके चलते मोदी ने अपना एक ऑटोनॉमी के चलते, अहंकार के चलते, उनकी जो तानाशाही की प्रवृत्ति है उसके चलते एक प्रकार का काम करना चालू किया। इसी बीच अगर आपको याद होगा तो 2024 के चुनाव के पहले जेपी नड्डा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी सक्षम हो गया है और उसको आरएसएस के सहारे की मदद की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जनरली तो होता ये है कि ज्यादातर चुनावों में, खास तौर से 1984 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सभी चुनावों में आरएसएस के सभी संगठन बीजेपी के चुनावी जीत के लिए काम करते हैं। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि 2024 में आरएसएस के संगठन इतने सक्रिय नहीं रहे, इसलिए उनका जो 400 पार का नारा था वो पूरा नहीं हो पाया। तो एक तो ये उनको पता था कि आरएसएस का जो मुख्यालय है वो मोदी जी की तरफ एक प्रकार से कई नाराजगियां रखता है कि एक तो वो कभी आरएसएस के मोहन भागवत जी से कभी औपचारिक रूप से मिले होंगे, राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक आध मौके और पे मिले होंगे, पर उनकी जो अंतरंगी बातचीत है उसके बारे में कोई खबर सुनने में नहीं आई। संगठन के रूप में आरएसएस तो पितृ संगठन है और बीजेपी उनका पुत्र संगठन है, ऐसा कहा जा सकता है। और उनमें एक श्रम का विभाजन भी है। आरएसएस किस प्रकार से जमीन तैयार करता है, स्वयंसेवक तैयार करता है, प्रचारक तैयार करता है। और अभी तो एक लेट बात मैं सब साथियों को बताना चाहता हूँ कि अभी भागवत जी का जो एक बयान आया था वो कि भाई देश में 1 लाख शाखाएं बनानी है। और पिछले 10 साल में जब बीजेपी का शासन रहा है, आरएसएस की शाखाएं बहुत बड़ी हैं, आरएसएस का काम बहुत बड़ा है। और इसके बाद वो योजना बना रहे हैं कि हमारी शाखाएं तो चलती हैं, अब हमको कम्युनिटी के अंदर भी गुट बनाने की जरूरत है। तो उनकी एक महत्वाकांक्षा है हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने की, ये एक बात है। और दूसरे मोदी की महत्वाकांक्षा जो है कि वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल, भगवान का रूप इस प्रकार से जो करते हैं, ये आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। आरएसएस किसी भी व्यक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता, ये बात उनकी काफी स्पष्ट है। और तीसरी बात जो अभी आ गई, ये एक लेवल की बात हो गई। दूसरे लेवल की बात अभी आ गई है कि ये सितंबर में मोदी जी को 75 साल पूरे होने वाले हैं। और जब मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी 75 साल के हो गए थे और वो भी पदों पर थे, तो इन्होंने ये कानून निकाला था कि जो 75 साल का हो गया उसको रिटायरमेंट होना चाहिए और उसको मार्गदर्शक मंडल में ढकेल दिया जाना चाहिए। तो मार्गदर्शक मंडल में बाजू में खड़े रह के वो देख सकते हैं कि बीजेपी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और उसमें खास तौर से आडवाणी जी का जिस प्रकार से अपमान हुआ वो तो सब लोग जानते ही होंगे। तो मेरे ख्याल से अभी उनके जाने के 2 उद्देश्य थे। एक तो आरएसएस को रीअश्योर करना कि आपको जो हिंदू राष्ट्र चाहिए उसको लाने के लिए सरकार में मैं ही सबसे बेहतर हूँ।
और पिछली जो उनका अहंकार की बात थी, नॉन बायोलॉजिकल की बात थी, उस पर थोड़ा सा वो पर्दा भी डालना चाहते थे। और तीसरी तरफ से वो 75 साल के बाद भी वही प्रधानमंत्री बने रहे, इस पर भी वो एक आरएसएस से आश्वासन लेना चाहते होंगे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। और उनको कुछ उन्होंने वादे भी किए होंगे, उसके बारे में तो हम नहीं जानते, क्योंकि अभी एजुकेशन पॉलिसी हो या दूसरी पॉलिसीज हो, वो आरएसएस की भट्टियों से जो निकल के आती है उसी को पूरे देश पर लादा जा रहा है। तो उसके बारे में तो खैर बीजेपी की भी वही राय है जो आरएसएस की राय है, और वो आरएसएस को पूरा रिएश्योर कर सकते हैं कि आपका पूरा एजेंडा जो है आर्टिकल 370 के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी हम आगे जा रहे हैं, राम मंदिर के बारे में भी आगे हमने राम मंदिर भी बनाया, और दूसरे मंदिरों के इश्यू, दूसरी मस्जिदों को के बारे में भी हम उनको मुद्दे में ला रहे हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी जो नागपुर गए उसके पीछे दो निहितार्थ होंगे। एक तो उनके बीच में जो एक स्वयं ईगो का बहुत भरमार हो गई थी, उससे थोड़ा ध्यान हटाना, और दूसरी तरफ से 75 साल के बाद उनको रिटायर न किया जाए उस आधार पे, ये बात करना चाहिए। और उसका प्रभाव भी दिख गया है। प्रभाव क्या दिखा? उनकी नागपुर की विजिट के तुरंत बाद जो आरएसएस के बहुत करीबी हैं, देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि मोदी जी जब तक हैं वो 2019 में भी 2029 में भी हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने रहेंगे। ये मेरे ख्याल से दो उनके मुख्य कारण हैं जिसके कारण उनको संघम शरणम गच्छामि करना पड़ा। धन्यवाद जी। डॉक्टर सुनीलम, अपनी टिप्पणी से चर्चा को आगे बढ़ाएं। असल में मैं तो चाहूंगा कि ज्ञानेश्वर जी जो है वो बिल्कुल नागपुर में ही हैं, और चौधरी साहब, तो ज्ञानेश्वर जी की टिप्पणी हम लोग ले लेते हैं। इनको अंदर वाला भी अनुभव है, शिवसेना वाला भी अनुभव रहा है, शिवसेना के खिलाफ का भी अनुभव है, और ये जो संगठन चलाते हैं लोक जागर संगठन, वो काफी इन मामलों के ऊपर काम भी करता है। तो एक तरीके से अच्छी और बहुत सटीक टिप्पणियां जो हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी ने कर दी हैं। उस बैकग्राउंड के अंदर मैं चाहूंगा कि ज्ञानेश्वर जी अपनी बात यहाँ पर रखें और जो है इस चर्चा को वो आगे बढ़ाएं। पहली बात तो ये कि क्या वो इन टिप्पणियों से सहमत हैं? जो एनालिसिस डॉक्टर पुनियानी जी ने दिया है, क्या उससे उनकी सहमति है? फिर प्रश्न तो बाद में है, और वो सब प्रश्न तो हम जिनके ऊपर डील कर रहे हैं वो सभी प्रश्नों के ऊपर डॉक्टर साहब ने अपनी टिप्पणी की है। जी ज्ञानेश्वर जी। जी हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तारीफ तो बहुत कर दी है, मोदी जी ने जितनी नहीं की आरएसएस की तारीफ, उतनी आपने मेरी कर दी है। तो खैर छोड़िए, अभी डॉक्टर राम पुनियानी सर ने जो कहा है वो तो उनका अनुभव है, बहुत सारा उनका पूरा जीवन ही उनका इस मूवमेंट में और ये सब इसमें गया है, ये तो मैं मानता हूँ। उनके प्रति रिस्पेक्ट रखते हुए पूरा, और हमारे नागेश चौधरी जी एक तरीके से मैं वो सोशल मूवमेंट में, मतलब इस प्रोग्रेसिव मूवमेंट में नागेश चौधरी की वजह से ही आ गया, ये बात भी सच है। उनकी किताब भी हमने मंडल आयोग के मामले में पहली किताब हमने छपवाई थी, उनकी पहली किताब थी वो। और जो विधानसभा में चर्चा हुई थी मंडल के मामले में, तो शरद पवार से लेकर हर एक के हाथ में नागेश चौधरी साहब की किताब थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से नागेश चौधरी साहब मेरे गुरु भी माने जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये परंपरा में हम ज्यादा ये करते नहीं, इसलिए ये माने जा सकते हैं, ऐसा मैंने बोला है असल में। लेकिन हाँ, उनके और मेरे विचारों में बहुत मामले में ये आता है, वो तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में होने की वजह से, और नागेश चौधरी साहब का वो पूरा मूवमेंट में उनका अभ्यास है। तो मैं पुनियानी जी सर के इससे थोड़ा सहमत नहीं हो सकता, इसलिए नहीं कि मोदी का आप इतिहास देखिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मोदी का इतिहास देखिए, जिनके भी संपर्क में मोदी आए, जिनके भी संपर्क में आए, उन्होंने उनका गेम किया है। बहुत पुरानी बातें नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आप अगर प्रवीण तोगड़िया के साथ में अगर बात करें, प्रवीण तोगड़िया ने खुद बोला कि भाई हम स्कूटर पे घूमते थे, उसको ही मरवाने की बात आ गई थी, वो तो बच गए बेचारे, ये फैक्ट है, जो सच है वो सच है, ठीक है। अटल जी की बात करिए, उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया? अटल जी ने ही बनाया।
हालांकि 2019 में केशुभाई पटेल जब मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ ये काड़ी करते थे मोदी जी, और काड़ी करते थे इसलिए उनको तड़ीपार किया था बीजेपी ने, मतलब उनके पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत उनको तड़ीपार किया था। और ये अमेरिका में उधर ये कर रहे थे, भीख मांग रहे थे, मतलब वो जो बोल रहे हैं ना कि भीख मांग के मैंने पूरा जिंदगी ये की है, तो समझ लीजिए अमेरिका में जाके भीख मांग रहे थे। वहां पे अटल जी का दौरा हुआ तो वो किसी ने उनसे मिलाया, तो मिले, फिर अटल जी ने बोला कि इधर इधर उधर घूमने के बजाय आ जाओ मैदान में। फिर वो दिल्ली में भी आए, फिर दिल्ली में अटल जी ने उनको बुलाया और बोला कि मुख्यमंत्री आपको बनना है वगैरह वगैरह, वो सब बातें छोड़ दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि जिन्होंने उनको अभी अपने सामने ये चित्र है, यहाँ तक मैंने ये किया है कि वो अडवाणी जी उनके मतलब गुरु है, और वही वो चेले, क्योंकि उनके भी रथ यात्रा में इनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन अटल जी ने उनको सीएम बनाया, बाकी लोगों का सपोर्ट होगा ये बात है। लेकिन जैसे 21 में सीएम बने, 22 में दंगे हुए, और दंगे के पार्श्वभूमि पर जब पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल बन गया, तो इनको हटाने की जब बात आई तो वो 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमदाबाद की, तो 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी पत्रकार ने उनको पूछा अटल जी को कि भाई आप अपने जो मुख्यमंत्री है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि संदेश क्या देना है, मैं ये चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन करें, जो बहुत ही फेमस बयान है, सब लोग उसको बहुत उछालते हुए बहुत कि भाई अटल जी ने बोला था राजधर्म, असल में उसमें बहुत चालबाजी थी। अटल जी का भी डुएल चरित्र जो है ना उसमें आता है सामने, तो मैं बताना चाहूंगा। वो बयान कई लोगों ने एक तो पूरी तरीके से सुना नहीं है, और जो सुना है तो भूल जाते हैं अगली वाली बातें। पॉलिटिक्स में बिटवीन द लाइन वाली बातें डॉक्टर सुनीलम जी आपको तो मालूम है, बोलने के लिए तो हम बोलेंगे कि सुनीलम जी हमारे ये है, और फिर आपके खिलाफ मैं काड़ी करूंगा, ये तो बातें है। खैर छोड़िए। तो उनको जब पूछा कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई ये मैं चाहता हूं कि राजधर्म का पालन करें, और प्रजा होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने वहां पे बोला। तो राजधर्म का पालन करना चाहिए, ये बोलने के बाद मोदी ने बहुत ही एरोगेंटली हल्के शब्दों में कहा, मतलब सौम्य शब्द, मतलब धीरे आवाज में कहा, एकदम से ये नहीं, लेकिन उनका सुर जो था, उनका जो मूड था, वो जिस तरीके से अप्रोच था, उन्होंने बहुत ही एरोगेंटली बोल दिया कि हम भी तो वही कर रहे हैं ना साहब। ये बोला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप अभी भी वीडियो तो सुना होगा आपने या फिर कभी सुनिए, तो उन्होंने बोला कि भाई हम भी तो वही कर रहे हैं ना साहब। तो इमीडिएट अटल जी बदल गए और उन्होंने बोला हाँ हाँ मुझे मालूम है कि नरेंद्र भाई भी वही काम कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने वहां पे ही उनका हिसाब कर दिया, अटल जी का हिसाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सबके सामने ही कर दिया है। तो ये है नरेंद्र मोदी जी। फिर इन्होंने अडवाणी का तो हिसाब कर दिया प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में, उनको कचरे की टोकरी में फेंक दिया है। मुरली मनोहर व्यास सीनियर थे, उनका भी ये किया है, और जितने भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट वालों का कर दिया, उन्होंने चुनाव आयोग का कर दिया, उन्होंने मीडिया वालों का कर दिया, उन्होंने शरद पवार का कर दिया गेम कि उधर इधर आके बोले कि भाई ये मेरे गुरु है। गुरु मतलब वो उन्होंने बोला कि इनकी उंगली पकड़ के मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, बोलने की बातें होती है। मोदी पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बार सांप डंक मारना भूल जाए, मगर मोदी झूठ बोलना और बेईमानी करना नहीं भूलेंगे। ये सच हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो मोदी ने वहां पे भी बोल के उनका सबका गेम किया। अभी वो जो आए मुंबई में, सॉरी नागपुर में आए थे, 11 साल नहीं आए, हालांकि उनको आना चाहिए था। जब संसद के सामने झुकता है और वो आरएसएस के बदौलत ही अगर है तो, मगर ठीक है छोड़ दीजिए। यहां आने के बाद वो दिखावा था। मोदी हमेशा दिखावा करते हैं, शोबाजी में थे। जैसे इनको देखिए ना, अपने चंद्रबाबू नायडू को एक बार जैसे उन्होंने खींचा, और फिर अपने ही लोगों को मुख्यमंत्री को यानी उनके स्माइल तक नहीं देते हैं, सामने से जाते। उनके मन में अगर ये बात आ गई तो बिल्कुल सामने से जाएंगे, दूसरे की तरफ देखेंगे, मगर इनके तरफ नहीं देखेंगे। तो ये कई मामले में हुआ, योगी के मामले में हुआ, वो राजे जो है वसुंधरा वगैरह उनके मामले में हुआ, कई लोगों के मामले में हुआ ना। तो ये मोदी जी है, मोदी जी बदला लेना जानते हैं, मोदी जी डंक मारना जानते हैं, और नागिन डांस करना भी जानते हैं मोदी जी। जब डांस करना है उनको तो डांस करेंगे, मगर जैसे ही डांस खत्म हो जाएगा, उनका मौका आएगा तो डंक मारेंगे। और इसीलिए यहाँ जो आए थे वो नौटंकी थी। मैं अभी में, हाँ ये ठीक है कि वो परेशानी में है, क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास साथ में है नहीं, मेजॉरिटी नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू और ये जो नीतीश कुमार है, ये भी गड़बड़िया करने की सोच रहे हैं। लेकिन एक बात है, जब तक मोदी है, जब तक शाह है,
दोनों लोग जब तक है तो मैं यकीन के साथ में बोलता हूं कि वो लोग सत्ता तो छोड़ने वाले हैं नहीं, आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सत्ता अगर छोड़ेंगे, ये 75 साल वाला अगर कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं, वो मोदी ने बनाया है, 75 के 750 साल तक मोदी छोड़ेंगे नहीं अगर उनका बस चले तो कहने का मतलब इनको हकालना पड़ेगा। वो संघ की उतनी ताकत है क्या, फाइट करने के लिए तैयार है क्या? ऐसा ना हो कि मोदी, नहीं तो क्या जरूरत थी, मुझे बताइए। ठीक है, समझ लीजिए मोदी उनके इससे आजाद भी होना चाहते हैं, ये भी बात अगर जी होगी तो भी चुनाव के समय में 3 फेजेस अभी बाकी थी। ऐसे इसमें जेपी नड्डा ऐसे बयान कैसे दे सकता है? वो मोदी या शाह ने किसी ने बुलवाया है उनसे, तभी तो बोला है ना। जी जी इतनी बेइज्जती भर सरेआम इनके कपड़े उतारे हैं, संघ के सरेआम कपड़े उतारे, कोई जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि वो भागवत को छोड़ेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं, वो उनको असल में लपेट रहे हैं। मोदी जी भागवत को लपेट रहे हैं, ये भी मुगालते में रहे, इनको भी लगा कि चलो झुक गए, आ गए हैं, तो ये झुकना वगैरह ये बहानेबाजी है। वो और पॉलिटिक्स में और ये गेम में भी तो होता है ना, आगे पीछे, थोड़ा सा 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। तो इसमें एक ही जी उदाहरण दूंगा, ये बिहार की मामले में, ये अभी का 24 के पहले वाला चुनाव देखिए, लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने और शाह ने नीतीश कुमार के सामने इतना झुक गए कि उनकी कई सीटें कम कर दी उन्होंने। खुद जो सांसद थे उनकी सीटें कम करके नीतीश कुमार को दी, क्योंकि नीतीश कुमार के पास में उस समय ज्यादा सांसद थे नहीं, जीते भी नहीं थे ज्यादा, फिर भी उनको दे दी। लेकिन जैसे ही विधानसभा की बात आ गई तो विधानसभा में उन्होंने पासवान के बेटे को उनको फिर उन पे छोड़ दिया, और जिस तरीके से गेम कर दिया नीतीश कुमार का, तो ये मोदी जी है, मोदी जी 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 नहीं है। हम फिर से आपके पास में ज्ञानेश्वर जी आते हैं। जी आपने जो विश्लेषण दिया है उसको आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि चौधरी साहब का तो फ्रीज हुआ है। अब मैं खोटे जी के पास में चलता हूं, और आप बहुत पैनी नजर रखते हैं। ये कह रहे हैं जो एनालिसिस ज्ञानेश्वर जी ने दिया है और उसके पहले जो विश्लेषण डॉक्टर राम पुनियानी जी ने किया था, आप क्या सोचते हैं अरुण खोटे जी कि क्या घबरा करके वो आरएसएस के पास में गए थे, या आरएसएस के को एक तरीके से बेवकूफ बनाने के लिए गए थे, या वास्तव में वो डरे हुए हैं योगी के साथ में, जो एक तरीके का उनका एक प्रतिद्वंदिता चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, और एक तमाम सारे लोगों को जिसमें आरएसएस के भी कुछ लोग हैं, उन्हें लगता है कि अगर मोदी का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो वो योगी हो सकते हैं। तो ये सब जो पूरी परिस्थिति है, इसके अंदर आप कैसे इसको देखते हैं? जी अरुण खोटे जी। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद सुनीलम जी। दरअसल पहली बात तो आरएसएस के संदर्भ में एक दो बातें रखना चाहता हूं। देखिए, जब 2014 में मोदी जी आए थे तब आरएसएस ने, क्योंकि वो 1925 में बनी थी, तो अपने 100 साल पूरे होने पर 2025 में अपना 100वां वर्ष जब मनाना चाह रहे थे, तो उनका टारगेट था पहले शुरुआत से ही कि 2100 साल पूरे होने पे 2025 में हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करेंगे। ये उनका उद्देश्य था। 2014 में जिस समय मोदी जी आए तब आरएसएस का टारगेट ये था कि हम अगले 10 साल में कम से कम, मतलब 2025 तक, हम अपनी शाखाओं को लगभग 1 लाख कर लेंगे, जो लगभग मुश्किल से पिछले 10 साल में 2500 के आसपास बढ़ी। तो आरएसएस ने कुल पूरी प्रक्रिया में मोदी जी के इस पूरे 10 साल में ये देखा कि वो जिस तरह का अपना विस्तार करना चाहती थी वो विस्तार नहीं हुआ। और देखिए, मोदी जी का हिंदुत्व और आरएसएस का हिंदुत्व दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। मोदी जी जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना रखता है, इसमें बहुत बेसिक फर्क है। तो आरएसएस अपना उसको पूरा नहीं कर पाया। 2019 के बाद आरएसएस ने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाया, और उसने एक नई चीज ये की कि आप अगर ध्यान से देखें तो लगभग हर जिले में जो उसके प्रचारक हैं, उन प्रचारकों को उन्होंने 2 कामों में खास तौर से लगाया। एक तो पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है, और दूसरा पूरा जो कॉर्पोरेट है, जिले के स्तर से लेकर राज्य के स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे, उन्होंने इनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम आरएसएस ने काम करने के लिए आरएसएस ने अपने लोगों को लगा दिया।
आज की तारीख में आप किसी भी जिले में जाइए, अगर जिले में कोई काम कराना है तो आपको आरएसएस के प्रचारक को पकड़ना पड़ेगा। ये एक खास चीज हुई है। रही जहां तक मोदी जी की बात है, तो निश्चित तौर पे जो उन्होंने एक 75 साल पे रिटायरमेंट या मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने की शर्त थी, वो तो उन्होंने उस समय के कांटे निकालने के लिए बना दिया था, लेकिन अब वो खुद उसमें फंस गए। और पिछले 10 वर्षों में, या आप उस 2002 के से ही देख लीजिए, तो जो कुछ उन्होंने किया है, तो वो कम से कम इतना चाहते हैं कि उनका जो भी उत्तराधिकारी हो, कम से कम उनको सेव करे। और आज की तारीख में आरएसएस का बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मोदी जी से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है, खुद मोदी जी का भी आत्मविश्वास डगमगा चुका है। और आज स्थिति यह है कि बड़ा खतरा हो गया है कि मोदी जी अगर अपने उत्तराधिकारी के बारे में, अगर अमित शाह जी के बारे में सोचते हैं, तो परेशानी है कि योगी जी बीच में है। 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं, और भले चाहे वो 22 जनवरी का मंदिर का उद्घाटन हो या कुंभ हो, फेल हो गया हो, लेकिन योगी जी अपनी कोशिशों में लगे हैं। और अगर 2027 में योगी जी उत्तर प्रदेश निकाल लेते हैं, तो 2029 में पीएमशिप के सबसे बड़े कंटेंडर होंगे। इसको रोकने के लिए अभी जो तमाम पत्रकारों से या आरएसएस से क्लोज कनेक्शन रखने वाले लोग हैं, यदि उनसे आप बातचीत करें, तो ये माना जा रहा है कि 30 तारीख की जो मुलाकात रही, उसमें एक मुद्दा ये भी था कि यूपी में चीफ मिनिस्टर को बदला जाए। वो कितना क्या बातचीत हुई, क्या नहीं हुई, इसका कोई डिटेल नहीं आया है, लेकिन ये पूरी ताकत लगा दी गई है कि उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में अगर चुनाव आता है तो अमित शाह की संभावनाओं को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसमें एक संभावना और जो दिख रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह का वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बातें हो रही हैं, वो भले ना हो, लेकिन मोदी जी जितनी कमजोर स्थिति में, चूंकि वो हमेशा मेजॉरिटी के साथ में काम करने वाले हैं और सिंगल मैन आर्मी रहे हैं, तो आज की जो स्थिति है उसमें उनको ये हो सकता है 2027 में यूपी के चुनाव और लोकसभा के चुनाव वो एक साथ कर डाले, वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाए, तो वो यूपी का भी कांटा निकाल लेंगे और 2029 का कंटेंडर भी तैयार कर लेंगे। ये स्थिति दिख रही है। ये कितनी बनेगी अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आरएसएस ने मोदी जी के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने के लिए जो पूरा एक चीज कर रखी है कि अध्यक्ष उनका होगा, और इसीलिए ये जो पूरा एक नेटवर्किंग आरएसएस ने अपनी बनाई है कि जिले के स्तर पे उनका नोडल आदमी है जो ब्यूरोक्रेसी से लेकर के कॉर्पोरेट तक को संभाल रहा है। तो एक पैरेलल व्यवस्था आरएसएस ने कर ली है, इसीलिए आरएसएस बिल्कुल अड़ा हुआ है कि जो भी नया प्रेसिडेंट बनेगा वो उसका ही होगा। तो इस जगह ही मोदी जी झुक रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड के बारे में बातचीत हो रहा है, अभी आज शाम को जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि साहब ऐसा है कि टीडीपी ने भी ओपन सपोर्ट कर दिया है, वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए बोल दिया है कल पार्लियामेंट में, और जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा है कि हम सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये दो स्टेटमेंट आए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल में चल रहे हैं, कुछ लोगों से पूछा तो वो लोग बोल रहे हैं हाँ हमने भी सुना है। तो स्थितियां बिल्कुल डिफरेंट है। सवाल ये है कि अभी इवन मोदी जी के लिए जो एक अच्छी चीज दिख रही है कि भले हम लोग को लग रहा हो कि राहुल गांधी, लेकिन वास्तव में विपक्ष आज की तारीख में जितने पहनेपन से 2024 के चुनाव को लड़ा है वो उसके बाद कमजोर होता चला गया। इवन कांग्रेस भी जितनी ताकतवर दिखने लगी थी राहुल के चलते, अभी जिस तरह से कांग्रेस में बदलाव रहे, या हमने उत्तर प्रदेश में देखा अभी बदलाव के नाम पे कांग्रेस ने जो कुछ किया, तो उसमें कुछ ऐसा नयापन नहीं दिखा जो हमें राहुल के बदलाव वाली जो थीम है वो नजर आ रही है। तो इसलिए बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। अभी मैं शायद पिछली बार भी बताया था, मेरे एक बहुत सपा के बहुत करीबी व्यक्ति, ऊपर के लोगों से बड़े करीबी व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब बात कही। बोले ऐसा है कि राम गोपाल जो हैं वो अमित शाह से मिल चुके हैं, और अमित शाह ने एक बात कही है, उसने ये कहा है कि देखिए हम यूपी में कांग्रेस को मजबूत होते नहीं देखना चाहते, और इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अखिलेश की सरकार बनाने के लिए तैयार है, बशर्ते अखिलेश जो हैं वो कांग्रेस से दूरी बना के रखें। तो मामला इस बार बहुत ही डिफरेंट जा रहा है, और हमें देखना होगा। मोदी जी तो किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल यह है कि मोदी जी और योगी जी ये दोनों एक ही तरह का करेंगे तो कॉमन रिजल्ट लाएंगे, या एक दूसरे के खिलाफ भी कुछ करेंगे, तो ये देखने की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि अभी आरएसएस बहुत
बड़ी तैयारी में है। आरएसएस जिस तरह से तमाम लेवल में काम कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं जिनको बोलना बड़ा थोड़ा कठिन भी है, जो जानकारी में आ रहा है। तो यही मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो राम गोपाल जी और अमित शाह वाला जो बताया कुछ सूत्रों से, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के हिसाब से ये जो कानाफूसी करने वाले संघी लोग हैं, वो ये सब कुछ काम लगातार चलाते रहते हैं नहीं कि नहीं नहीं, कैसे इसकी क्रेडिबिलिटी करेक्ट कम कर दूं, करो। नहीं सुनीलम भाई, नहीं नहीं, जी, जी, सुनीलम भाई, जिन्होंने जी, जी, जी। बताया वो मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, बहुत हाँ, पर्सनल नहीं, वो आत्मीय ठीक है, नहीं वो है। नहीं, नहीं, मुझे 20 साल के, आपके उनको व्यक्तिगत अंदर की व्यक्तिगत कुछ मित्र जानकारी थी होंगे। तो उन्होंने बताया। जी, 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 जरूर। आपका आपका पास में जो भी स्रोत है वो बढ़िया। मैं तो आपको अपना एक टिप्पणी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लगातार चलता रहा है, और ये नेताजी के बारे में भी यही चलता था लगातार। और उसका एकमात्र लक्ष्य ये रहता है कि कैसे जो है मुस्लिम्स को समाजवादी पार्टी से अलग किया जाए। तो कुछ ना कुछ इस तरीके का चलाते रहते हैं हो कि सकता है, संघ हो से मिल सकता गए है। हैं तो संघ नहीं, से हाथ मैं मिला बिल्कुल लिया बहुत है, तो गंभीरता से नहीं, आय लेकिन से ऐसा अधिक हो रहा संपत्ति है। वाला डील हो गया है। तो इसलिए ये खैर ये तो आपके पास सूत्र है तो आपने बात रखी है। मैं चौधरी साहब के पास आता हूँ। चौधरी साहब, आपने अभी 3 वर्जन आपने पूरी बातचीत के आपने सुने हैं। और नागपुर जो है वो कैसे काम करता है, संघ कैसे काम करता है, इसके आपकी पास में उसकी विशेषज्ञता है, समझ के तौर पर वो कैसे काम करता है। और मोदी जी कैसे काम करते हैं उसके बारे में ज्ञानेश्वर जी ने बहुत अच्छा उसका विश्लेषण करने का काम किया है। और अरुण खोटे जी ने फैक्ट्स बताए हैं कि जिस तरीके के कंपटीशन के अंदर खुद फंस गए हैं मोदी जी, वो उन्होंने बताया है। तो आप इस सबको किस तरीके से आप देखते हैं, और आपको क्या मतलब आगे क्या दिखलाई पड़ रहा है? मिल लिए बात हो गई, जो भी बात हो गई हो, क्या असर पड़ेगा इसका आगे की राजनीति के अंदर? और ज्यादा हिंदुओं का कंसोलिडेशन वो होगा क्या, या मुसलमानों के खिलाफ में और ज्यादा हमले तेज होंगे क्या? क्या क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं? मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर एक किस्म की, हम लोग लाउड थिंकिंग कर रहे हैं। जी। ठीक है, धन्यवाद सुनीलन जी। भी मैंने 3 लोगों के जो बयान थे वो तो अच्छे है, नहीं ठीक ही है। मुझे लगता है कि जो मोदी जी आए हैं नागपुर में, वो जैसा कि सबको मालूम है कि 11 साल के बाद आए हैं। तो मुझे याद आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी 25 साल पहले 2000 में नागपुर में उनका बीजेपी का अधिवेशन था, उसमें आए थे। और तब जो थे सुदर्शन संघ चालक थे, संघ के प्रमुख थे। तो वाजपेयी वो ऑफिस में गए, रेशम बाग में ऑफिस में गए, तो उनको रिसीव करने के लिए एक सिंपल स्वयंसेवक भेजा था गेट पर। खुद सुदर्शन आए नहीं थे। और इसका मतलब है कि तब सुदर्शन नाराज थे अटल बिहारी कुछ पॉलिसी के ऊपर। तो उन्होंने टीका टिप्पणी भी की थी मोदी अटल बिहारी जी के इस पर। तो आज हम देखते हैं कि जब जैसा स्वागत मोदी जी का हुआ है, मोहन भागवत या सब लोग संघ के बड़े बड़े लोग थे और उनके सामने सामने जा रहे थे, ऐसा दिख नहीं रहा था कि कोई मोहन भागवत नाराज है, वैसा कुछ दिख नहीं रहा था। तो मोहन भागवत और बड़े बड़े मेलजोल से मिले थे। और जब मोदी जी का भाषण हुआ, वो माधव नेत्रालय यानी माधव गोलवलकर जी का है, माधव गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर। तो गोलवलकर के नाम का वो नेत्रालय बहुत बड़ी है, 5 एकड़ में कुछ बनने वाली ये बिल्डिंग है। तो वहां भी उनका जो भाषण था, बहुत बड़ा भाषण था मोदी जी का। उन्होंने बहुत बुरी बुरी प्रशंसा संघ की। संघ यानी ये पूरे 1000 साल तक इस देश का जो विकसित रूप है वो संघ के द्वारा दिखेगा। यानी इसके संघ के बारे में इतनी अच्छी प्रशंसा उन्होंने की है कि ऐसा लगता था कि वो, मैं भले सादा स्वयंसेवक हूँ, सेवक हूँ आरएसएस का, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। यानी संघ के सामने मेरा व्यक्तित्व बहुत छोटा है, ये भी वहां उन्होंने बताया है। और इसका ये दिखता है कि मोदी और जो संघ के बारे में कुछ ये है कि वो उनके डिफरेंसेस है, या
मोहन भागवत नाराज थे या वो इंद्रेश कुमार नाराज थे, ये दिखता है, मगर दिखाने की और उनके अंदर की बात होती है वो अलग अलग होती है। क्योंकि जब 2012 में जो ठहरा गया कि कौन प्रधानमंत्री होगा, तो सब लोगों ने, संघ ने भी उसको सपोर्ट किया था, मोदी के नाम को आडवाणी को बाजू में रख दिया था। तो मगर वहीं भी एमजी वैद्य जैसे कुछ लोग थे, वो गडकरी का नाम आगे करना चाहते थे, और मोदी के खिलाफ भी कुछ लोग थे प्रधानमंत्री का ये बनाने के लिए। तो ये जो मोदी और अभी जो वो उनको जो डर है, लोग ऐसा भी एनालिसिस होता है कि मोदी को निकालने वाले हैं, दूसरा अध्यक्ष करने वाले हैं। जो पहले कुछ सालों के पहले गडकरी को अध्यक्ष बनाया था बीजेपी का, तो उनको दिल्ली के लॉबी ने वापस भेज दिया था, क्योंकि उनको जमा नहीं था, सब जो मडवानी से लेकर सब लोगों ने। तो अभी भी वो जो गडकरी होंगे या नहीं होंगे, मगर गडकरी का इमेज, गडकरी का जो पर्सनैलिटी और मोदी का पर्सनैलिटी है, उसमें ज्यादा उपयुक्त संघ के लिए मोदी है। और मोदी ने जो सब पॉलिसी अपनाई है, किया है, सब संघ का एजेंडा लागू किया है। 370 कलम हो गया है, एनआरसी हो गया है, ये सब, और रिजर्वेशन के बारे में, वो जो इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन 10% देना, ये सब संघ का एजेंडा उन्होंने लागू किया। संघ नाराज होने की बात नहीं, जैसा कि वो संघ अटल बिहारी पर नाराज था, वैसा मोदी पर नाराज होने का कुछ प्रश्न नहीं दिखता है। तो फिर भी अभी उनको जो लगता है कि मोदी कुछ बारे में जो बोला गया है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, ये जो एरोगेंस है मोदी का, और आरएसएस का एरोगेंस कुछ कम नहीं है। गोलवालकर बोलते हैं कि हम इस देश के मालिक है, संघ इस देश का मालिक है। ऐसा अकेला मालिक नहीं हो सकता है, संघ ही मालिक होगा, क्योंकि संघ का जो परिवार है वो बहुत बड़ा है। मोदी का कोई परिवार नहीं है, और उन्होंने प्रयत्न किए थे, ऐसा बोला जाता है कि संघ मोदी परिवार बनाने का प्रयत्न भी किए थे। मगर अभी जो संघ का जो महत्व है, वो भी शायद मोदी ने बहुत तारीफ की है संघ की। वो संघ है जो पूरे देश को, हमारा देश 1947 से अब 2027 में जो होगा, तो बहुत बड़ा विकसित राष्ट्र होगा, हम ही सत्ता में रहेंगे। तो ये वन इलेक्शन, वन नेशन, वन कल्चर, वन पार्टी, ऐसा उनका एजेंडा है। तो इसीलिए मोदी कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं उनके लिए। मोदी ने भी कुछ टीका टिप्पणी की थी, जैसे कि उन्होंने एक बार बोला था कि केरल में सबसे ज्यादा संघ की शाखा है, मगर वहाँ कोई पॉलिटिकल उनका कोई एक खासदार भी नहीं चुन के आता। तो ऐसी टीका टिप्पणी मोदी ने भी की है, तो जो इंटरव्यू में। तो मुझे लगता है कि अभी जो हुआ है, वो हो सकता है कि मोदी को लगता होगा कि शायद संघ नाराज है, तो संघ को ये अपने साथ में रखने के लिए, और संघ को भी जरूरत है, मोदी की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है, संघ को भी मोदी की जरूरत, दोनों को एक में, क्योंकि संघ मोदी के कार्यकाल में सबसे बड़ी बिल्डिंग ये सब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली में जो बना है सबसे बड़ा उनका बिल्डिंग, ये सब मोदी का साथ ही था। तो इसलिए हमको लगता है कि मोदी और इन्हें जो बेबनाव है, या उनके कुछ बेबनाव से बातें हो रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर भी कुछ तो भी अंदर की बात है कि जब मोदी और इनमें कुछ बेबनाव है, फिर भी वो मेरे ख्याल से संघ भी देखेगा कि बीजेपी की सत्ता चालू रहना चाहिए। मोदी गया तो दूसरा अल्टरनेट क्या है, गडकरी हो सकते हैं क्या, वो फडणवीस हो सकता है क्या, वो भी वो देखेंगे और कैलकुलेशन के मुताबिक फैसला लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज्ञानेश्वर जी आपके पास फिर से आऊं, उसके पहले मैं तिवारी जी के पास जाना चाहता हूं। तिवारी जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो वास्तव में मोदी जी का और योगी जी का ये क्या मसला है, मतलब इसमें कितनी प्रतिद्वंदिता है, कितना कॉम्पिटिशन है, कितनी संभावनाएं हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब यूपी के अंदर पर्सपेक्टिव क्या है? यूपी जो है वहां पर जब चुनाव होगा 27 के अंदर, तो उस चुनाव के अंदर योगी जी चलेंगे या मोदी जी चलेंगे? मतलब अभी तो मामला अध्यक्ष का भी तय होना है, तो ये सब बात बहुत महत्वपूर्ण है। और योगी जी को जो है वो एक तरीके से माइनस करके बीजेपी या संघ आगे नहीं बढ़ सकता, ये भी एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। तो आपको इस सब पे क्या लगता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस पर चर्चा करने से पहले या उसके साथ साथ हमें बात करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या चीज़ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है
आदर्शवादी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो उसके काम करने का तरीका है कि वो सीधे सीधे किसी भी राजनीति में या किसी भी काम में वो सीधे एंगेज नहीं होता है, उसके स्वयंसेवक होते हैं। और जिसको कहा जाता है कि हमारे यहाँ एक जानवर होता है गोजर, उसके 1000 पैर होते हैं, सैकड़ों पैर होते हैं। तो ये संगठन कुछ वैसा ही है। अगर 10-5 पैर अगर इसके कट भी जाएं या उसका अंग भी अगर थोड़ा बहुत कट जाए तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो अपनी इमेज बना करके रखता है। उसकी इमेज सार्वभौम इमेज है, सारे राजनीतिक दलों से, सारे वैचारिकी से वो अपना तालमेल बिठा के रखता है, लेकिन वो अपना लक्ष्य उसका निश्चित है कि उसका लक्ष्य कहाँ है, क्या है, कैसे है। तो पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संबंध तो सबसे रखता है, सारे विचारों से रखता है, सारे लोगों से रखता है, लेकिन वो वरीयता देता है अपने स्वयंसेवक को, और नरेंद्र मोदी उसके स्वयंसेवक हैं। और ये जो जोगी जी हैं वो उसके स्वयंसेवक नहीं है। जो जोगी जी का संगठन उसका साथी नहीं है, वो जो उसका मात्र संगठन है आरएसएस, जो उसके साथ करीब 250-300 संगठन है, उसमें योगी का संगठन नहीं आता है। योगी का जुड़ाव उसके साथ केवल और केवल सौदेबाजी के तहत हुआ है, और उनका पूरा का पूरा संगठन अपने आप को सौदेबाजी के तहत वो उसके साथ आए हैं। तो एक तरीके से रणनीतिक साथी हैं उसके जोगी उसके स्वाभाविक साथी नहीं है। और रणनीतिक साथी में आप जानते हैं कि रणनीति में आदमी तरह तरह का आगे पीछे ऊपर नीचे सब देखता है, किससे लाभ हानि अपना तराजू पर तौलता है। तो जोगी जी मात्र उसके तराजू पर बैठे हुए एक बटखरा हैं, उससे ज्यादा नहीं है। और चाहे मोदी हो, चाहे जितने भी लोग हों, अब आप जो उनके संघ के लोग हैं, संघ अपने कार्यकर्ताओं में अपना किसी का आकलन करता है, कोई छोटा है, अपना कोई बड़ा है, कि किसकी क्या क्षमता है, उस हिसाब से वो उसको काम निर्धारित करता रहता है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी भी उसका केवल वैसा ही संगठन है जैसा विश्व हिंदू परिषद है, जैसा विद्यार्थी परिषद है, जैसा ये मजदूर संघ है। हाँ, ये चूंकि उसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जाहिर सी बात है कि उसके पास सत्ता के करीब है, सत्ता का निर्धारण भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी या उसके जितने भी जनसंगठन है, उसके जनसंगठन आरएसएस से खुराक तो लेते हैं, उससे उनका नाभि का संबंध है, उससे जुड़े रहते हैं, लेकिन आरएसएस खुल करके उनके हर काम को मैंने ये उनके सारे संगठन अपने विस्तार के लिए अपने तरीके से काम भी करते हैं। बिल्कुल उनके संगठन उसी तरीके से जैसे और राजनीतिक दलों के अपने जन संगठन है। तो उसमें एक चीज यह भी है कि हमने जो उसको देखा नड्डा जी का कि अब हमको जरूरत नहीं है, अब तो हम तो जिस तरीके से गायें होती हैं या और लोग होते हैं या बच्चा होता है, जब अपने शैशव अवस्था में होता है तो माँ उसको चाट के दूध पिला के उस तरीके से उसको पुष्टिवर्धन करती है, बड़ी करती है, और बड़ा हो जाने के बाद बच्चा अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। तो नड्डा का भी वही कहना था कि अब हम मजबूत हो गए हैं, हम आरएसएस से अलग हटके भी हमारा अस्तित्व है, और आरएसएस तो हमारा संगठन है ही है। तो अब उसको जैसे जितने लोग नहीं जानने वाले हैं वो लोग जितने अपना चाहे जो उसका अर्थ निकाल ले, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या अपना जगत प्रसाद नड्डा भी उसके वैसे ही कार्यकर्ता हैं जैसे मोदी हैं। जगत प्रसाद नड्डा और योगी में या जितने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं उसमें और योगी में जमीन आसमान का अंतर है। जोगी उनके लिए बिल्कुल वैसे ही है, ये जैसे नीतीश जी हैं, जैसे ये जयंत चौधरी हैं, ये जैसे नायडू हैं, या आपने जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी आरएसएस के उसमें उसके स्वयंसेवक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चुनिंदा लोग ही राष्ट्रीय
ये संघ के कार्यकर्ता हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर कार्यकर्ता भी बराबर स्तर का नहीं होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी वो कैटेगरी बची हुई है कि किसका कहाँ कितना क्या उपयोग करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने अंदर से कार्यकर्ताओं को लेकर के विभिन्न संगठनों में भेजता है। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्यकर्ताओं को डिप्यूट करता है। तो उसी तरीके से, तो उस तरीके से डिप्यूट किए हुए कार्यकर्ता ये जोगी जी नहीं है। जोगी जी वहां से नाराज होकर के निकल सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन मोदी वहां से नाराज होकर निकल के भागेगा नहीं, क्योंकि वो उनके मजे हुए कार्यकर्ता हैं, उनके ट्रेंड कार्यकर्ता हैं। और उनके यहाँ जो पूरा लेयर बनता है नीचे से, बचपन से वो उसको पाल पोस करके अपने कार्यकर्ताओं को ऊपर तक ले जाते हैं। और जो उनका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है वो मर जाएगा, जान दे देगा, जान ले लेगा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नीतियों से अलग हट करके वो काम नहीं करता है। तो जोगी जी का तो कोई इसमें तुलना ही नहीं है अपना मोदी जी से। हाँ, यहाँ पर भी अब उनके जितने कार्यकर्ता लोग हैं, अब उसमें कौन ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, कौन ज्यादा त्यागी कार्यकर्ता है, कौन ज्यादा समर्पित कार्यकर्ता है, वो बात तो अलग है। हाँ, अब उसमें समर्पण से ही खाली काम नहीं चलेगा। जनता के बीच उस समर्पित कार्यकर्ता का जनता के बीच स्वीकार्यता क्या है, इस पर भी असर रखता है। तो ये कुल जोड़ हटा करके जोगी को शहीद किया जा सकता है। जोगी इनके कंपटीटर बाहर की दुनिया में अपना चाहे जो हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो आकर के एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जोगी उसी तरीके से है जैसे समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल हैं। इससे ज्यादा जोगी की वहां न तो हैसियत है और न तो औकात है। और फिर ऐसी हालत में जोगी जी कभी भी कहीं भी छिटक के जा सकते हैं। और जोगी जिस तरीके से आज की तारीख में जात विशेष को लेकर के नंगा नाच कर रहे हैं, यह आरएसएस के ढांचे में, आरएसएस के खाके में, आरएसएस के वैचारिकी में ये चीज नहीं आती है। तो इसलिए जोगी का और मोदी का, या जोगी का और शाह का, या जोगी का और जो आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता से इस माने में तुलना नहीं की जा सकती है। हाँ, इधर के रणनीतिक रूप से कब किसका कितना एक कब तक उपयोग होता है वो बात अलग की बात है। तो इसलिए मोदी जो वहां गए हैं संघ में, तो मोदी अगर वहां न भी जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोदी का वहां जाना उनका अपना पारिवारिक, अपना सांगठनिक, अपना वैचारिक, अपने घर का मामला है। बाहर हम लोग चाहे जितना उस पर चर्चा कर लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और संगठन में प्रतिद्वंदिता तो इस स्तर तक होती है। आप देखे होंगे हिरन पांड्या भी बहुत ज्यादा ये प्रिय कार्यकर्ता था आरएसएस का, लेकिन आपस का संघर्ष था। उस संघर्ष में वो चुक गया। और गला काट प्रतियोगिता जैसे अपने कार्यकर्ताओं में भी होती है, उस तरीके की गला काट प्रतियोगिता भारतीय जनता पार्टी में भी है। उसके जितने संघ के कार्यकर्ता हैं उनके आपस में भी गला काट प्रतियोगिता है। और फल ये है कि उसी गला काट प्रतियोगिता का ही परिणाम है कि आडवाणी जैसा प्रतिबद्ध और समर्पित कार्यकर्ता तो हमारे अंदाज से कोई इनका दूसरा नहीं रहा होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या अपना आडवाणी रहे हो, तो वो लोग तो सोफिस्टिकेटेड। आरएसएस अगर वो डर रहा है मोदी से और शाह से, तो इनकी स्ट्रेटजी से डरता है, क्योंकि ये लोग मूलतः पॉलिटिकल नहीं है, ये लोग मूलतः अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। और अपराधी प्रवृत्ति से लड़ना, अपराधी प्रवृत्ति से जूझना, अपराधी प्रवृत्ति से निपटना सबके बस की बात नहीं होती है। और यही कारण है कि आरएसएस इनसे डरा हुआ है। और उसके साथ अपराधी प्रवृत्ति के साथ साथ क्या है, आज की तारीख में आरएसएस एक आर्थिक साम्राज्य भी स्थापित कर लिया है। तो जिस तरीके से और दलों के लोग डर रहे हैं इनसे, उसी तरीके से कहीं न कहीं से सहमा हुआ आरएसएस भी है। क्योंकि एक बार अगर आर्थिक चस्का लग जाता है और सत्ता सुख का चस्का लग जाता है, तो कोई भी आदमी उसको छोड़ना नहीं चाहता है। यही कारण है कि मोदी और शाह, या मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जब बनाया गया था, उस समय भी यही कारण था
कि उनको जो सो नहीं ये प्रधानमंत्री का वो कैंडिडेट बनाया गया, क्योंकि साधन के मामले में मोदी को ही सारे कारपोरेट लोग मदद किए थे और फले हुआ कि मोदी को अपना सामने रखा गया। और मोदी को अगर नेतृत्व से हटाते हैं तो यह संकट केवल आरएसएस का नहीं होगा, यह संकट केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। मोदी आज की तारीख में दुनिया के पैमाने पर या कारपोरेट जगत में या आर्थिक साम्राज्य में इतने उसके गहरी पैठ हो गई है कि मोदी के हटने का मतलब है कि एक बार यह पूरा का पूरा व्यवस्था चरमरा के ढह जाएगा, जिसको संभालना आरएसएस के लिए मुश्किल होगा। लाठी के मुठ पर उसको नहीं संभाला जाता है। सत्ता संभालने के लिए आर्थिक साम्राज्य चाहिए और तरह तरह की चीजें होती हैं, उसमें आज उस तरीके से कोई दूसरा मैनेज करने वाला नहीं है। और मोदी को भी जिस तरीके से अमित शाह मैनेज करता है उसके पीछे बैठ करके, ऐसा दूसरा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है और मोदी के पास तो कतई नहीं है। इसलिए यह जो जोड़ी है, यह जोड़ी बार बार तोड़ने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, आरएसएस के अंदर भी, कि इस जोड़ी को किस तरीके से तोड़ा जाए। क्योंकि आरएसएस का जो मोटो है, आरएसएस का मोटो जाहिर सी बात है कि आदर्शवादी है। उसके यहाँ व्यक्ति कोई माने नहीं रखता है, उसके यहाँ विचार माने रखता है, उसका सपना माने रखता है। और उसको उसके सपना को पूरा करने के लिए मोदी और शाह की जोड़ी जब तक काम कर रही है तब तक काम कर रही है। लेकिन आरएसएस ये किसी को भगवान का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। आरएसएस किसी भी व्यक्ति को संगठन से ऊपर उठा देने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है, यही द्वंद वहां मचा हुआ है कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए या इनको कैसे साइडलाइन किया जाए। उसके लिए जब तक कोई दूसरा नेतृत्व तैयार नहीं हो जाता है, कैरेक्टर तैयार नहीं हो जाता है, उस स्तर का कैरेक्टर नहीं तैयार हो जाता है, तब तक इनको कैसे हटाया जाए। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये हटेंगे तो ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे। जिस तरीके से और राजनीतिक दलों के लोग डर रहे हैं, शायद उससे ज्यादा आरएसएस के अंदर आरएसएस की ये लोग भी उनसे डर रहे हैं। तो हम चाहें कि बाकुड़कर जी की इस पर एक सकारात्मक टिप्पणी हम चाहें कि बाकुड़कर जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बाकुड़कर जी, आपने बहुत विस्तार से विश्लेषण कर दिया है। ये बात है कि दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं। मेन बात क्या है कि संगठन से बड़ा होना चाहते हैं, हो गए हैं मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। किसी की सुनते नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है, ये सब मालूम है अंदर के। अब इसकी में ये घुटन, बेटा बड़ा हो जाता है तो किसी भी बाप को खुशी होती है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन बेटा अगर बड़ा होने के बाद बाप की ही टोपी उछाले, बाप को ही अपमानित करे, बाप की कोई बात ना माने, उसको अनदेखी करे, उनके आदेश ना माने और वो भी पब्लिकली ना माने, तो फिर कोई भी बाप को खुशी नहीं होती है। ये इंसान का नेचर है, ये नेचुरल ये है, आदमी का स्वभाव है। और यही बात हम समझने में गड़बड़िया करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई वो तो है, एक ही है उनका। अरे एक ही गाड़ी में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक गाड़ी में जो 10-15 डिब्बे है और उसमें 100 यानी क्या बोलते हैं कि 500 लोग बैठे हैं, तो 500 लोग बैठे हैं, दिल्ली जाना है तो दिल्ली पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सभी के सभी बिल्कुल बहुत ही लाड़ प्यार से जा रहे हैं, बहुत ही प्यार है करके। तो आरएसएस और बीजेपी में ये संघर्ष पिछले 10 साल से शुरू हो गया है। अब क्या बताएं, अब ये कुछ बातें तो ऐसी है कि जैसे प्रमोद महाजन के मामले में, गोपीनाथ मुंडे के मामले में उनका कैसा करियर खत्म करने की कोशिश की गई। अब मुंडे के खुद अपने इनके प्रमोद महाजन के बेटे ने खुद बोला है कि मेरे बाप का मर्डर कैसा हुआ तो इसके पीछे पॉलिटिक्स है करके। अब सच है झूठ है ये नहीं ये बोल सकते। और संघ के कई लोगों के मर्डर हुए ना, उसमें तो बड़े बड़े लोगों के नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये भी तो जाहिर है। और इसमें अटल जी जैसे लोगों को संशयास्पद निगाहों से देखा जाता है, उनके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं। और ये सब तो कहने का मतलब क्या है कि अंतर्गत संघर्ष हम लोगों को जो लगता है कि बहुत ही डिसिप्लिन वाली पार्टी है, इसमें शक नहीं है। लेकिन वो डिसिप्लिन किसकी है, सोच समझकर एक पॉजिटिव विचार वाली संगठना की नहीं है। ये तो भेड़ चाल होती है ना,
या कोई आतंकवादी संगठन है वो भी, या क्रिमिनल का संगठन है वो भी, आदेश जो बोले वो मार दो तो मार दो, गोली चला तो गोली चला दो, छलांग लगाओ तो छलांग लगाओ, चाकू मारो तो चाकू मारो। इस टाइप की डिसिप्लिन का कोई महत्व नहीं होता है। ये तो जानवर या फिर क्या बोलते हैं पाशवी जैसे बोलेंगे, तो इस टाइप का होता है। आरएसएस के पास में भाई इतनी समझ कि भाई चलो यार अच्छा है जाने दो, ये कुछ नहीं है। ये इनका अंतर्गत संघर्ष। प्रमोद महाजन का क्या हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बात तो शॉर्ट में अगर बोले तो इनमें डिफरेंसेस तो आ गए हैं। मोदी खुद को अगर भगवान बोलने लग गए, अवतारी पुरुष बोलने लग गए, उनका एक सीएम नहीं बनाते थे, उनका मिनिस्टर नहीं बनाते थे, गडकरी जैसे को 4-4 मिनिस्ट्री की तो एक ही रखी। तो ये जो अपमान है या संघ के वगैरह मामले में जो किया, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे नेचुरली। हाँ, लेकिन वो एक दूसरे को देख रहे कैसा मौका मिलता है, कौन उसका गेम करता है, तो ये अपने अपने तरीके से देखेंगे। समय आने पर इसका रिजल्ट भी आ जाएगा लोगों के सामने, मगर उनमें मोदी जी झुकेंगे नहीं, इसमें कोई शक नहीं। वो आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे अपने तरीके से। जी जी अब हम बात चलेंगे अरुण खोटे साहब के पास इसकी टिप्पणी के लिए। अरुण खोटे जी, आपने देखा था उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय को किस तरीके से रास्ते से हटा दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय भी तो उनका सबसे प्रिय था, और हमको लग रहा है कि आरएसएस के अंदर भी दीनदयाल उपाध्याय से, लेकिन ये आपस के संघर्ष चलते हैं, आपस में भी ओवरटेक करने के का अपना मामला चलता है। तो गडकरी को नहीं लिया गया, गडकरी उनके प्रिय वो करते हैं, ऐसा कोई नहीं रहता है। आरएसएस के सामने व्यक्ति रहता ही नहीं है, उसको तो यह है कि उसकी वैचारिकी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और शायद यही बताने के लिए मोदी जी वहां गए थे, और अपने कामों से उन्होंने साबित किया है कि जिस तरीके से आरएसएस को पुख्ता किया है मोदी जी ने, उस तरीके से दूसरा कोई आदमी नहीं कर सकता है। और आने वाले दिनों में भी हम ही हैं ऐसे जो कि आरएसएस की धारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का आपकी टिप्पणी खोटे जी, क्या मोदी को वहां से कुछ मिला होगा अभयदान, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये अभयदान की बात नहीं है। हमें समझना होगा कि आरएसएस एक बहुत बड़े एजेंडे को लेकर चल रहा है, और वो अलग अलग समय में अलग अलग फेज पे अपनी जरूरत के हिसाब से नए नए लोगों को प्रमोट करता है या अपने साथ लेकर के लीडरशिप में लेके आता है। आपने दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र किया, आपने अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र आया, तो देखिए ये दोनों ही लोग कुल मिला करके, इनका दीनदयाल उपाध्याय का तो बहुत स्पष्ट था कि बीजेपी उस समय जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ एक स्वतंत्र संगठन है और ये एक राजनीतिक संगठन है, ये अपनी दिशा, अपनी रणनीति, अपनी दिशा जो है खुद तय करेगा। ये जो पोजीशन थी एक बड़े लेवल में जाकर के एक तनाव पैदा की, और उसके बाद जो कुछ हुआ लोगों ने जाना। अटल बिहारी वाजपेयी भी कामोवेश इसी दिशा को लेकर के चलते थे, हालांकि वो कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए, ये एक सच्चाई है। अगर जेपी नड्डा ने जो बात कही 2024 के चुनाव के समय में, तो बेसिकली ये परिस्थिति को क्वाइन करने या लिटमस टेस्ट करने जैसा था कि ऐसा करके देखे और इसका रिएक्शन क्या होता है। दरअसल आप बीजेपी की लीडरशिप में जो भी लोग अभी हैं, या राजनीति में भी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनकी राजनीति सत्ता केंद्रित है, जबकि आरएसएस सत्ता तक सीमित नहीं है। इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे मोदी जी कितने ताकतवर हो, आरएसएस अगर चाह लेगा तो वो उन्हें बदल देगा। जहां तक योगी जी का सवाल है, तो देखिए योगी जी जो हैं, वो जो हार्डकोर एक कहना चाहिए वर्चस्ववादी जो उनका हिंदुत्व है, जो बहुत हिंसात्मक भी है, वो वहीं तक है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि योगी जी 2 टर्म पूरे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी बीजेपी या आरएसएस के अंदर अपना एक कोई बड़ा समर्थन ग्रुप नहीं तैयार कर पाए। यदि आप बीजेपी के अंदर देखें तो योगी जी का अपना कोई बड़ा समर्थक ग्रुप नहीं है। सामने से देखने में सब योगी जी जरूर करते हैं, लेकिन योगी जी का वास्तव में एक ऐसा बड़ा ग्रुप नहीं है उनके साथ जो किसी भी तरह उनके साथ ताल ठोक करके खड़ा हो जाए। अरुण जी, हम आपको जरा विराम देंगे, हमारा समय भी आपका प्रिय। चलिए अगली बार बात करेंगे, समय हो गया आपका। ठीक है ठीक है, सभी को धन्यवाद। योगी जी हिंदुत्व के है ही नहीं है। योगी जी के मठ की स्थापना हिंदू धर्म के विनाश के लिए हुआ है, तो इसलिए योगी के ये जो हिंदुत्व दर्शन है वो कहीं ना कहीं से आरएसएस के उस विचारकी को नहीं वो पुख्ता करता है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा
बहुत लोगों का है, बल्कि आरएसएस को कांग्रेस ज्यादा सूट करती है। और आरएसएस आज की तारीख में ज्यादा चिंतित इसलिए भी है कि राहुल गांधी जिस तरीके से सीधा अटैक कर रहे हैं आरएसएस के ऊपर, इससे आरएसएस भयभीत है, आतंकित है, इसलिए निश्चित उसको तौर ऐसा पे लग रहा है कि